ओके वेल गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है कि वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन। इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या डिफरेंस है, इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। इसको हम लोग समझेंगे। अब माइक सब लोग म्यूट करेंगे, म्यूट माइक। जस्ट ओके तो हम लोग का टॉपिक था इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन। देखिए इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या सिमिलरिटी और डिफरेंस है। तो जो लिक्विड होता है, लिक्विड जैसे फॉर एग्जांपल वाटर अगर ले लेंगे, वाटर ये अगर गैस में चेंज हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है, गैस या वेपर में चेंज हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है, तो ये दोनों प्रोसेस जो होता है इसको हम लोग वेपोराइजेशन भी बोलेंगे, वेपोराइजेशन भी बोल सकते हैं, वेपोराइजेशन भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग इवेपोरेशन भी कह सकते हैं, इवेपोरेशन भी कह सकते हैं। दोनों सेम प्रोसेस है, लेकिन दोनों में डिफरेंस भी है। डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है कि देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है कि वेपोराइजेशन जो होता है ना, ये फिक्स टेम्परेचर पर होता है, यानी कि कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वेपर जो है, वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रोसेस को हम लोग वेपोराइजेशन कहेंगे। दिस इज नोन एज वेपोराइजेशन, इसको हम लोग वेपोराइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो कन्वर्जन एट फिक्स टेम्परेचर एट बॉइलिंग पॉइंट पर, एट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर पर अगर कन्वर्जन हो रहा है लिक्विड से गैस में, वेपर में, तो इसको हम लोग वेपोराइजेशन कहते हैं। और किसी भी टेम्परेचर पर चेंज हो रहा है तो दिस इज नोन एज इवेपोरेशन। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि वेपोराइजेशन टेक्स प्लेस एट बॉइलिंग टेम्परेचर, वाइल इवेपोरेशन जो है किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए ठंडी का दिन है, या फिर हम लोग का कपड़ा है जो वेट भींगा हुआ, उसको हम लोग धूप में डालते हैं या छाए में डालते हैं, दोनों में सूख जाता है, वाटर वेपोराइज जाता है। तो कपड़ा का ऐसा नहीं कि वाटर वेपर चेंज हुआ तो 100 डिग्री पर होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, रूम टेम्परेचर पर भी वेपोराइजेशन हो सकता है, रूम टेम्परेचर पर भी वेपोराइजेशन हो सकता है। तो इसको हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि इफ जो है कि वाटर टू वेपर जो है कि कन्वर्जन ऑफ वाटर टू गैस या वेपर अगर फिक्स टेम्परेचर पर हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, दिस इज ए वेपोराइजेशन। और एनी टेम्परेचर पर होगा तो इवेपोरेशन, ठीक है ना। तो कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट is known as वेपोराइजेशन, या बॉइलिंग भी कह सकते हैं। वेपोराइजेशन इज नोन एज वेपोराइजेशन, या इसी को हम लोग बॉइलिंग बोलेंगे। नोन एज एट ए बॉइलिंग पॉइंट पर अगर हो रहा है तो वेपोराइजेशन या बॉइलिंग होगा। एंड at other temperature for example रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है या फिर 50 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस है या 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर वाटर टू वेपर में चेंज हो रहा है एट अदर टेम्परेचर, इट इज नोन एज इवेपोरेशन, इट इज known as evaporation। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट पर हो रहा है तो वेपोराइजेशन होगा। अदर टेम्परेचर पर हो रहा है, अदर टेम्परेचर पर ये चेंज हो रहा है, अदर टेम्परेचर पर चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल जो है 27 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम लोग इवेपोरेशन कहेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है
इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन में। और इवेपोरेशन के लिए टेम्परेचर के साथ साथ और भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग देख रहे हैं कि फैक्टर्स फॉर इवेपोरेशन जो है, फैक्टर्स फॉर इवेपोरेशन जो होगा, फैक्टर्स फॉर इवेपोरेशन, तो इसके लिए टेम्परेचर भी रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जो इवेपोरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, ठीक है ना। मान लीजिए इवेपोरेशन 20 डिग्री पर भी हो रहा है, इवेपोरेशन 30 डिग्री सेल्सियस पर भी हो रहा है, इवेपोरेशन 50 डिग्री सेल्सियस पर भी हो रहा है। तो 20 डिग्री से ज्यादा इवेपोरेशन 30 डिग्री पर होगा, इससे ज्यादा किस पर होगा, 50 डिग्री पर होगा, तो इंक्रीज करेगा। इसके अलावा टेम्परेचर के अलावा विंड वेलोसिटी, अगर विंड का वेलोसिटी ज्यादा है तो बहुत फास्ट इवेपोरेशन होता है। यानी कि इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, विंड के वेलोसिटी जो है कि जो हवा है, जितना जितना तेज हवा होगा उतना फास्ट इवेपोरेशन होता है। या फिर तीसरा फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, तो जितना जो है कि ज्यादा सरफेस एरिया होगा, इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सरफेस एरिया के। यानी कि मान लीजिए वेट जो है आपका क्लॉथ है, भींगा हुआ क्लॉथ है, तो उसको जितना फैलाकर अगर जो है कि हम लोग ड्राई करेंगे उतना फास्ट होगा। तो सरफेस एरिया, विंड वेलोसिटी, टेम्परेचर सब पर डिपेंड करता है इवेपोरेशन प्रोसेस, और ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। तो ये हम लोग का टॉपिक था वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन। वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन। Sir, please repeat this topic. Sir, please repeat this topic. हाँ देखिए, इसमें बस एक लाइन में यही है कि वाटर से अगर वेपर में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है, अगर ये चेंज 100 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे, सॉरी, ये चेंज अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है तो इसको कहेंगे वेपोराइजेशन। ये किसी भी टेम्परेचर पर हो रहा है, 20 डिग्री पर भी हो सकता है, 30 डिग्री पर भी हो सकता है, 50 डिग्री पर भी हो सकता है, अदर देन 100 डिग्री पर हो रहा है तो इसको कहेंगे इवेपोरेशन। बस इतना ही कंक्लूजन है इस टॉपिक का। और इवेपोरेशन के लिए टेम्परेचर भी रिस्पॉन्सिबल होता है। Sir, please repeat this topic. सर ह्यूमिडिटी का कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा हाँ, इवेपोरेशन के ह्यूमिडिटी क्षेत्र सही में? बोले। और भी फैक्टर है, ह्यूमिडिटी है, जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा वो कम ह्यूमिडिटी भी है। ह्यूमिडिटी क्या होता है, देखिए ह्यूमिडिटी भी है। ह्यूमिडिटी क्या होता है कि एयर जो हमारा है ना, एयर, व्हाट इज ह्यूमिडिटी, इसको समझिए कि ये जो हमारा एयर है ना, एयर में वाटर वेपर भी होता है, नहीं, एयर में वाटर वेपर भी होता है, इसी को हम लोग टर्म देते हैं ह्यूमिडिटी। ये वाटर वेपर भी होता है, इसमें एयर में क्या होता है, वाटर वेपर भी होता है, तो इसी को टर्म देते हैं ह्यूमिडिटी। तो जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा फिर इवेपोरेशन का रेट कम होगा, नहीं, ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन उतना कम होता है। सब लोग माइक म्यूट करेंगे, माइक म्यूट करेंगे, अदरवाइज मेरा आवाज आपको क्वेश्चन पूछना है तभी जो है कि आपको माइक ये करना, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी भी एक फैक्टर है कि जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा, एयर में वाटर वेपर होगा, फिर वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन जो है क्या होगा, स्लो होगा, इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? Sir, please repeat this. Sir, factors for vaporization. Please repeat this. क्या हो गया था पहले सब? सर, हाँ Sir, sir, humidity is inversely proportional to evaporation. इवेपोरेशन, ऐसे सही बात है। इसको कह सकते हैं कि जो इवेपोरेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सर, हाँ बोलिए। सर विंड वेलोसिटी समझ में नहीं आया। विंड वेलोसिटी समझ में नहीं है, देखिए समझ में आते, समझ लेते हैं कि मान लीजिए जो है कि आपका वेट क्लॉथ है, क्या है, वेट क्लॉथ, भीगा हुआ कपड़ा है, और इसको सुखाना है, इसको क्या करना है, ड्राई करना है। क्लॉथ है आपका जो है कि वेट क्लॉथ है, इसको ड्राई करना है,
तो मान लीजिए जितना अगर तेज वेलोसिटी, तेज हवा फ्लो हो रहा है, एयर फ्लो, विंड फ्लो हो रहा है, तो जितना ज्यादा हवा का फ्लो होता है कपड़ा उतना जल्दी सूख जाता है, इसी को विंड वेलोसिटी कहेंगे। मान लीजिए एक दिन ऐसा है जिसमें हाई स्पीड से विंड वेलोसिटी है, उसमें कपड़ा जल्दी सूख जाता है। विंड वेलोसिटी जो है कि हवा नहीं बह रहा है तो उसमें कम सूखेगा। तो विंड के वेलोसिटी से भी इवेपोरेशन इफेक्ट होता है। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, और एनी डाउट, एनी डाउट? सर सरफेस एरिया के ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल? वन बाय वन। हाँ सर इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए जो इवेपोरेशन है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। ऐसा है कि ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन का रेट स्लो होगा, कम इवेपोरेशन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। प्लीज सरफेस एरिया को भी। हाँ देखिए, सरफेस एरिया क्या है कि मान लीजिए भींगा हुआ कपड़ा है, वेट क्लॉथ है, और उसको फैलाए नहीं, जैसे पानी उसको निकालते हैं उसको फैलाना नहीं है, वैसे ही जो है कि आप जो है भींगा हुआ कपड़ा है, वेट क्लॉथ है, बिना उसको फैलाए ऐसे ही छोड़ दीजिए तो कितना दिन में सूखेगा? हो सकता है शाम हो जाए, 1-2 दिन लग जाए। लेकिन उसको अच्छा से स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं, तो बहुत जल्दी सूख जाता है। कपड़ा जो है वाश करने के बाद उसको अच्छा से फैलाकर जो है कि धूप में डालते हैं। क्यों? क्योंकि जल्दी सूखेगा। तो सरफेस एरिया जितना फैलाएंगे, स्प्रेड करेंगे, कोई भी चीज ड्राई करना होता है तो उसको धूप में क्या करते हैं? फैला देते हैं। उसको लंप बनाकर एक जगह जो है कि उसको नहीं रखते हैं, उसको फैला कर डालते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, एक्सटेंशन होगा, उतना ही ज्यादा जो है कि वाटर वेपर क्या होगा? इवेपोरेट होगा। इसी को सरफेस एरिया बोलेंगे। ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। चलिए, तो नेक्स्ट हाँ, ये लास्ट क्लास का टॉपिक था इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो हम लोग टॉपिक है उसको हम लोग एक बार लिखते हैं कि आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, classification of matter on the basis of chemical properties. On the basis of chemical properties. देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है दैट इज एलिमेंट के रूप में हम लोग जानते हैं, एलिमेंट। और फिर क्या बोले? कंपाउंड होगा, कंपाउंड, एंड देन क्या होगा? मिक्सचर होगा, मिक्सचर होगा। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि जो मैटर होता है इसको ब्रॉडली हम लोग 2 फॉर्म में डिवाइड करते हैं। एक प्योर फॉर्म कहलाता है, प्योर फॉर्म कहलाता है, प्योर फॉर्म जो होता है, और एक प्योर फॉर्म नहीं होता है जिसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। तो ये प्योर फॉर्म में जो है ना डिफिनिट रेशियो होता है। प्योर फॉर्म में एटम जो है फिक्स होते हैं, एटम का रेशियो फिक्स होता है। मिक्सचर में डिफिनिट रेशियो नहीं होता है। ये प्योर और मिक्सचर जो है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, प्योर मिल्क, प्योर हनी, वो वाला नहीं है। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अच्छा से। तो प्योर जो है कि फॉर्म होता है, और एक जो प्योर फॉर्म नहीं होता है उसको मिक्सचर कहते हैं। और प्योर फॉर्म फिर कौन सा है? तो प्योर फॉर्म हमारा है एलिमेंट एंड कंपाउंड। ये इसको प्योर बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। प्योर मैटर कौन सा है? तो एलिमेंट है और कंपाउंड है, एलिमेंट एंड कंपाउंड, जिसका डिफिनिट फार्मूला होता है, डिफिनिट रेशियो होता है, डिफिनिट कंपोजिशन होता है। और मिक्सचर भी जो है कि 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन हम लोग का है कि मिक्सचर या तो होमोजीनस होगा, इक्वल मिक्सिंग होगा, यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगा, या फिर जो है कि हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। तो इस तरह से भी हेट्रोजीनस मिक्सचर, तो इस तरह से भी क्लासिफाई करते हैं मैटर को कि मैटर जो है कि या तो प्योर होगा या प्योर नहीं होगा, उसको मिक्सचर कहेंगे। प्योर फॉर्म बस एलिमेंट है और कंपाउंड है, एलिमेंट है और कंपाउंड है। और मिक्सचर या तो होमोजीनस होगा या हेट्रोजीनस होगा। फर्दर हम लोग जो है कि एलिमेंट को भी डिफरेंट वे में क्लासिफाई करते हैं। एलिमेंट जो है कि मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, मेटल वाइड हो सकता है, इट इज ए मेटल, इट इज ए नॉन मेटल,
नॉन मेटल के रूप में क्लासिफाई करते हैं, या फिर इसको मेटल वाइड के रूप में क्लासिफाई करते हैं। और जो कंपाउंड है इसको फर्दर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जो है कि डिस्कस करते हैं। या फिर वी कैन क्लासिफाई कंपाउंड एज होमो एटोमिक, जब एक ही तरह के एटम का बना होता है। होमो एटोमिक हो सकता है या हेट्रो एटोमिक, डिफरेंट एटम का बना होता है। हेट्रो एटोमिक, डिफरेंट एटम। हेट्रो मीन्स डिफरेंट एटम, होमो मीन्स सेम एटम। जैसे ओजोन है, सेम एटम का बना है। वाटर है, डिफरेंट एटम का बना हुआ है। या फिर कंपाउंड जो है कितना एटम से बना हुआ है, इसको कहते हैं एटोमिसिटी। तो ये डाई एटोमिक हो सकता है। क्या हो सकता है? डाई एटोमिक हो सकता है, 3 एटम। ट्राई एटोमिक हो सकता है, डाई एटोमिक में 2 एटम होता है। ट्राई एटोमिक हो सकता है, ट्राई एटोमिक में 3 एटम होता है। टेट्रा एटोमिक हो सकता है, टेट्रा एटोमिक में 4 एटम होता है। इसी को डेंटिसिटी कहते हैं, कितना एटम प्रेजेंट है। एटोमिसिटी क्या बोलते हैं, इसी को टर्म देते हैं एटोमिसिटी। किसी कंपाउंड में टोटल एटम कितना है, कितना एटम प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं एटोमिसिटी। एटोमिसिटी, नंबर ऑफ एटम कितना है, नंबर ऑफ एटम इन ए कंपाउंड, नंबर ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड, एक कंपाउंड में कितना एटम है, दिस इज नोन एज एटोमिसिटी। 2 एटम भी हो सकता है, डाई एटोमिक 3 एटम भी हो सकता है, ट्राई एटोमिक 4 एटम भी हो सकता है, टेट्रा एटोमिक। डाई एटोमिक बोले फॉर एग्जांपल देखिए, डाई एटोमिक अगर कंपाउंड को बोले, जैसे O2 है, डाई एटोमिक है। ओजोन है, O3 ट्राई एटोमिक है। फास्फोरस है, P4 टेट्रा एटोमिक है। होमो एटोमिक जैसे O3 हो गया, केवल ऑक्सीजन एटम का बना हुआ है। हेट्रो एटोमिक जैसे वाटर हो गया, डिफरेंट एटम का बना हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होगा, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन, ये मस्ट है, कार्बन हाइड्रोजन होना मस्ट है। जितना भी कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अदर एलिमेंट का जो भी कंपाउंड है, अदर एलिमेंट सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाता है, जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है मैटर का, केमिकल का प्रॉपर्टी के आधार पर, जिसको हम लोग एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के रूप में क्लासिफाई करते हैं। अब 1 बाय 1 इसको हम लोग देखते हैं। और फिर क्या बोले कि मैटर को हम लोग प्योर मिक्सचर में क्लासिफाई करते हैं। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर क्या है केमिस्ट्री में, तो एलिमेंट एंड कंपाउंड है। जो प्योर फॉर्म नहीं होगा उसी को हम लोग मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर होमोजीनस होता है, हेट्रोजीनस होता है। फिर एलिमेंट को हम लोग क्लासिफाई करेंगे, मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइड और नॉन मेटल। मेटल का प्रॉपर्टी क्या है। फिर कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, होमो एटोमिक, हेट्रो एटोमिक और एटोमिसिटी, डाई एटोमिक, ट्राई एटोमिक, टेट्रा एटोमिक, एटोमिसिटी के आधार पर भी क्लासिफाई करते हैं। तो 1 बाय 1 करके इसको हम लोग पढ़ते हैं। एनीथिंग बोलिए। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खाली क्या कार्बन और हाइड्रोजन को हम लोग स्टडी करते हैं? देखिए, मिनिमम कार्बन हाइड्रोजन होना मस्ट है। इसके अलावा उसमें ऑक्सीजन, अदर भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब भी हैलोजन है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब भी नॉन मेटल है। लेकिन ये मस्ट है, ये मिनिमम होना ही होना है। इसके अलावा ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मीथेन है, CH4 तो केवल कार्बन हाइड्रोजन है। मिथेनॉल है, CH3OH, तो इसमें ऑक्सीजन भी है लेकिन कार्बन हाइड्रोजन होना मस्ट है। मिनिमम क्राइटेरिया है, इट मस्ट हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसके अलावा अदर नॉन मेटल भी हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी हो सकते हैं। लेकिन ये होना ही होना है, ये नहीं भी होगा चलेगा। मीथेन में ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, फास्फोरस नहीं है, सल्फर नहीं है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो मिनिमम कार्बन एंड हाइड्रोजन है। इसके अलावा अदर एलिमेंट भी हो सकते हैं। क्लियर है ना? सर एटॉमिसिटी के कार्बन का एक पार्ट है। बोलिए। एटॉमिसिटी के कार्बन का कंपाउंड का एक पार्ट है, जैसे होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक, वैसे करके। एटोमिसिटी बताया, नंबर ऑफ एटम इन ए कंपाउंड। एक कंपाउंड में कितना एटम है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसके आधार पर कंपाउंड को डाई एटोमिक, ट्राई एटोमिक, टेट्रा एटोमिक बोलते हैं।
ठीक है ना। जैसे वो जो ऑक्सीजन में 2 एटम है, O2 हो गया, वाटर में 3 एटम है, टोटल 3 एटम है, ट्राई एटॉमिक हो गया। ऐसे किसी के लिए भी, कंपाउंड के लिए है, किसी भी कंपाउंड। सर और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें क्या पढ़ना है? किसमें सर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, हाँ, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ना जितना जो है कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर जितना एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल है, अल्कलाइन मेटल है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन, सारे एलिमेंट के बारे में और उसके कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, उसी को चैप्टर इनऑर्गेनिक में जो चैप्टर होता है एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक के बारे में अल्कली मेटल के एलिमेंट, अल्कलाइन मेटल एलिमेंट, नोबल गैस एलिमेंट, उसके एलिमेंट और उसके प्रॉपर्टी उसके कंपाउंड में पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम लोग पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसमें पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग पढ़ते हैं, तो ये चैप्टर इसमें होता है एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हम लोग पूरा अल्कली और अल्कलाइन, पहला जो ग्रुप है ना एस ब्लॉक, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप है, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसी तरह से जो है कि आपका डी ब्लॉक एलिमेंट पूरा जो है 3 से लेकर 12th ग्रुप तक जितना एलिमेंट है सब डिस्कस करते हैं। तो ये आगे भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, जो है कि यहाँ पर आगे हम लोग इसको डिटेल से जो है कि पढ़ेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग अब 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस किए कि एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। एलिमेंट, तो एलिमेंट क्या होता है? ये प्योर फॉर्म होता है। क्या बोले कि एलिमेंट क्या है? एलिमेंट जो है कि प्योर फॉर्म होते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है जो नेचर में इंडिपेंडेंट फॉर्म में पाया जाता है। फाउंड इन नेचर इंडिपेंडेंट फॉर्म, नहीं, फाउंड इन नेचर, इन नेचर, जो नेचर में पाया जाता है और इसको फर्दर जो है ब्रेक नहीं कर सकते हैं, फर्दर इसको डिसोसिएट नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट जो है इंडिपेंडेंट जो है कि फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना, फाउंड इन नेचर। तो ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है। और एलिमेंट का क्लासिफिकेशन बोले कैसे हम लोग किए क्लासिफिकेशन, तो इसको एलिमेंट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं किसमें? मेटल में, और किसमें करते हैं? नॉन मेटल, नॉन मेटल एंड क्या होता है? मेटल वायर्ड होता है, मेटल वायर्ड होता है। तो मेटल का एग्जाम्पल की बात करें तो जो भी है, सोडियम है, पोटेशियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, ये सब जो है कि मेटल है। मेटल नॉन मेटल का एग्जाम्पल कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम गैस है, हाइड्रोजन गैस है। और मेटलवाइड का एग्जाम्पल सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, एंटीमनी आता है, पोलोनियम, एस्टेटिन, ये सब मेटलवाइड का एग्जाम्पल आता है। तो अगर हम बात करें सोर्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के क्या सोर्स हैं, नहीं, कहाँ एलिमेंट पाया जाएगा, तो व्हाट इज द सोर्स? सोर्स क्या है? तो देखिए एलिमेंट जो है, सोर्स जो है एयर, एयर में भी प्रेजेंट रहते हैं गैसियस एलिमेंट, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये सब एयर में प्रेजेंट है। नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और एयर में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है, हाँ, ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। नाइट्रोजन का परसेंटेज 78% पाया जाता है, तो ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। और एलिमेंट जो है कि वाटर, सी वाटर, नहीं, मिनरल्स के रूप में, सी वाटर में, जैसे साल्ट के रूप में एलिमेंट जो है कि वाटर में भी, सी वाटर में भी साल्ट के रूप में, जैसे सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड सोर्स होता है सोडियम और क्लोरीन का। तो सी वाटर में साल्ट के रूप में एलिमेंट प्रेजेंट है, साल्ट के रूप में जो है कि सी वाटर में भी एलिमेंट जो है कि प्रेजेंट है। या फिर अर्थ क्रस्ट, सॉइल में, अर्थ में, जो अर्थ क्रस्ट है हमारा, अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट में भी जो है कि एलिमेंट प्रेजेंट है, बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये सोर्स ऑफ एलिमेंट है, सोर्स ऑफ जो है कि एलिमेंट है, अर्थ क्रस्ट में भी प्रेजेंट है, अर्थ क्रस्ट में भी जो है कि एलिमेंट प्रेजेंट है। और जो अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें जो है कि सबसे जो ज्यादा एलिमेंट परसेंटेज अबंडेंस कहेंगे तो सबसे ज्यादा एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसके बाद सेकंड जो है सबसे मोस्ट अबंडेंट सिलिकॉन, फिर क्या होता है एल्युमिनियम,
फिर आयरन, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम। ये सीक्वेंस भी याद रखना है, ये सीक्वेंस भी याद रखना है। परसेंटेज एबंडेंस, सबसे ज्यादा एबंडेंस किसमें? अर्थ क्रस्ट में। कौन सबसे ज्यादा है बताइए, कौन सबसे ज्यादा है? तो ऑक्सीजन है। इसको ट्रिक में हम लोग ऐसे ही याद करते हैं, O और C, सिलिकॉन से COCl, फेकाना, फेकाना। O से ऑक्सीजन, C से सिलिकॉन, L से एल्युमिनियम, फे से फेरस, कैल्शियम, सोडियम। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा किसका परसेंटेज है? सिलिकॉन का, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन। तो सबसे मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपके टेस्ट में कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में कौन है? ऑक्सीजन है। अब मोस्ट एबंडेंट मेटल कौन सा है? तो ये एल्युमिनियम है। तो इसको नेक्स्ट पेज में भी हम लिख ले रहे हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज में, और इसको हम लोग राइट डाउन करेंगे कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट जो है, एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में, इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ में जो है कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन है। और इसी को अगर क्वेश्चन को ऐसे पूछे कि मोस्ट एबंडेंट मेटल अगर पूछ दे, मेटल, तो ऑक्सीजन तो मेटल नहीं है, तो फिर ये आंसर हो जाता है एल्युमिनियम। और सेकेंड मोस्ट, तो फर्स्ट मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट क्या है? ये नॉन मेटल है, एलिमेंट या नॉन मेटल, ये क्या है? ऑक्सीजन है। एलिमेंट भी बोलेंगे या नॉन मेटल बोल सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा एबंडेंट मेटल अर्थ क्रस्ट में क्या है? तो ये एल्युमिनियम है। ये दोनों याद रखना है। तो प्रीवियस पेज में एक बार देख ले, तो प्योर फॉर्म होता है, और इसको मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड में क्लासिफाई करते हैं। और सोर्स इसका एयर में भी पाया जाएगा, गैसियस एलिमेंट के रूप में जानते हैं। वाटर में भी पाया जाएगा, सी वाटर में, साल्ट के रूप में जो है कि, और अर्थ क्रस्ट में भी एलिमेंट पाए जाते हैं इंडिपेंडेंट फॉर्म में, OCl, फेकाना। इसमें सबसे मोस्ट एबंडेंट मेटल एल्युमिनियम है, और मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, मोस्ट एबंडेंट मेटल एल्युमिनियम है, और मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन है। सर कैल्शियम के बाद ये सोडियम है ना? ऐसे फेकाना। तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट जो है कि ये हम लोग का सोर्स ऑफ एलिमेंट की बात था। अब देखिए जो क्लासिफिकेशन जो किए थे हम लोग, क्लासिफिकेशन एक बार फिर देख ले कि क्लासिफिकेशन में पहला क्या था? मेटल जो है कि था फर्स्ट, जो है सॉरी, क्लासिफिकेशन में फर्स्ट मेटल था। और मेटल जो है, मेटल बहुत ज्यादा है, नहीं, यानी कि टोटल एलिमेंट में, यानी कि क्लासिफिकेशन को फिर एक बार थोड़ा सा देखें कि क्लासिफिकेशन में एलिमेंट को हम लोग क्लासिफाई किए किसमें? मेटल में, और फिर जो है कि नॉन मेटल, नॉन मेटल, एंड देन किसमें किए थे? मेटलॉइड में, मेटलॉइड में। तो मेटल जो है सबसे ज्यादा है, मेटल बहुत ज्यादा है, नॉन मेटल बहुत कम है। इसको काउंट कर सकते हैं, मेटल बहुत ज्यादा है। देखिए मेटल को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इसमें सफिक्स जो होता है ना, ईएम होता है। मेटल के नाम में जनरली सफिक्स जो है ईएम होता है। ये सफिक्स जो है ये सिंपल ट्रिक है पहचानने के लिए, जैसे कैल्शियम, सोडियम, जो है कि फेरम, अर्जेंटम, ठीक है ना, जो भी है आपका। तो मेटल के, क्रोमियम, मेटल के नाम में ईएम सफिक्स होता है, ये देखेंगे। और पीरियोडिक जितना भी एलिमेंट है, एलिमेंट हमारा कितना नोन है? एलिमेंट टोटल हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया 118 एलिमेंट। अब इसको सिंबल और एटॉमिक नंबर के हिसाब से कहाँ जो है कि प्लेस करते हैं? पीरियोडिक टेबल में इसको प्लेस करते हैं। पीरियोडिक टेबल ऐसे बना, ऐसे देख सकते हैं, पीरियोडिक टेबल ऐसे होता है। और पीरियोडिक टेबल को डिटेल में हम लोग थर्ड चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो इसका न ब्लॉक का नाम भी देते हैं, कहते हैं ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है। ब्लॉक क्या होता है, क्यों नाम देते हैं, ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हम ये बता रहे हैं कि मैक्सिमम एलिमेंट जो है मेटल के रूप में, ये जितना एस ब्लॉक है ये सब मेटल है, सारा का सारा मेटल है। पूरा डी ब्लॉक भी जो है कि मेटल से भरा हुआ है, पूरा एफ ब्लॉक भी मेटल से भरा हुआ है, पूरा एफ ब्लॉक भी मेटल से जाएगी, पूरा जो है कि इसमें मेटल से भरा हुआ है, पूरा एफ ब्लॉक मेटल है। और पी ब्लॉक में भी 50% जो है कि मेटल प्रेजेंट है। तो ये सारा का सारा जो है मेटल है, नॉन मेटल बहुत कम है, बहुत कम है जो है कि, ठीक है ना। तो ये जो हमारा जो लाइनिंग वाला पोर्शन है ये सारा मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और जो डॉटेड रीजन है, डॉटेड रीजन बस इतना ही जो है कि नॉन मेटल जो है कि आपका है नॉन मेटल। नॉन मेटल को हम लोग काउंट कर सकते हैं, जैसे नॉन मेटल में बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन में पूरा सीरीज आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब नॉन मेटल है। ऑक्सीजन के बाद सल्फर भी नॉन मेटल, नाइट्रोजन में फास्फोरस भी नॉन मेटल है और ये नॉन मेटल है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैस, ये भी नॉन मेटल है। हीलियम है और हीलियम में पूरा सीरीज, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, बस इतना ही नॉन मेटल है। नॉन मेटल के कैटेगरी में हमारा इतना ही एलिमेंट है, लेकिन बाकी सब क्या है, मेटल है। तो मेटल बहुत ज्यादा है। मेटल के नेम में सफिक्स ईएम लगाते हैं और मेटल में पूरा एस ब्लॉक, पूरा पी ब्लॉक, पूरा एस ब्लॉक, पूरा डी ब्लॉक, पूरा एफ ब्लॉक और हाफ ऑफ पी ब्लॉक, ये सब मेटल। बस थोड़ा सा ये जो है कि हमारा नॉन मेटल प्रेजेंट है। तो अब हम लोग बात करेंगे मेटल का कुछ प्रॉपर्टी है, उसको लिस्ट करेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हम लोग का खत्म होगा। नेक्स्ट पेज पर मूव कर रहे हैं, कुछ पूछना है तो बोलिए। टाइम जो है आपका खत्म होने पर फिर रिज्वाइन हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट पेज में मूव कर रहे हैं, बोलिए। सर नॉन मेटल जो नॉन मेटल सिर्फ पी ब्लॉक में रहते हैं क्या? नॉन मेटल हाँ सिर्फ पी में है ना, सिर्फ पी ब्लॉक में, एक हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे नॉन मेटल जो है कि पी ब्लॉक में है ओनली, ठीक है ना। जबकि मेटल एस में भी है, एस में भी है, पूरा एस है, पूरा डी ब्लॉक है, पूरा डी ब्लॉक है, पूरा एफ ब्लॉक है, पूरा एफ ब्लॉक है और हाफ ऑफ पी ब्लॉक में मेटल है। तो मेटल ज्यादा है। बोलिए। सर बोरॉन तो नॉन मेटल नहीं होता ना? बोरोन नॉन मेटल है, बोरोन नॉन मेटल है। एनसीईआरटी में अब आपके पास है 11th का एनसीईआरटी, उसमें तीसरा जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, उसमें कलर करके दिया हुआ है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। तो अब एनसीईआरटी में देखिएगा ये नॉन मेटल है। तो एनसीईआरटी को ही हम लोग को अब फॉलो करना होगा। हो सकता है किसी किसी बुक में मेटलॉइड कर देता है, लेकिन नहीं, इसको नॉन मेटल कंसिडर करेंगे। एनसीईआरटी में भी आपका क्या दिया हुआ है, नॉन मेटल दिया हुआ है। एनसीईआरटी ही ऑथेंटिक हम लोग कंसिडर करेंगे, मानेंगे, सही मानेंगे। सर एस ब्लॉक में सिर्फ हाइड्रोजन ही नॉन मेटल है ना? एफ ब्लॉक में नहीं, सर हाइड्रोजन ब्लॉक में हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल है। एक्चुअली आगे हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन को अब एस ब्लॉक में भी नहीं रखते हैं, हाइड्रोजन को बीच में रखा जाता है। ये अब नया मॉडिफिकेशन है, ये इसका पोजीशन फिक्स नहीं है। तो आप एनसीईआरटी में भी देखिएगा हाइड्रोजन को बीच में रखते हैं। वो पुराना ये है कि यहाँ से लिखते थे, लेकिन अब हाइड्रोजन को बीच में रखा जाता है। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर मेटलॉइड्स कौन से ब्लॉक में आता है? पी ब्लॉक में, पूरा मेटलॉइड जो है कि पी ब्लॉक में है। हम लोग जो है कि सारा लिखेंगे, याद भी करना है, लेकिन यहाँ नहीं इसको करा रहे हैं हम लोग। पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें सारा जो है याद करना है, ग्रुप वाइज। फर्स्ट ग्रुप में कौन एलिमेंट है, हेलिना के। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आया प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो देखिए मेटल का जो प्रॉपर्टीज है अब तक जो हम लोग 9-10 से भी जो है कि पढ़ते आ रहे हैं, उसमें अगर हम लोग काउंट करें कि मेटल जो होते हैं डक्टाइल होते हैं। डक्टिलिटी कैसा प्रॉपर्टी शो करते हैं, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी जो है कि शो करते हैं, डक्टिलिटी, डक्टाइल होते हैं। और डक्टिलिटी किस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि मेटल को वायर के रूप में हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मेटल कैन बी चेंज टू वायर, वायर के रूप में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर वायर, जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं, कॉपर वायर होता है। तो ये डक्टिलिटी को बताता है कि मेटल कैन बी चेंज टू वायर, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। मेटल को हम लोग वायर के रूप में ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं, तो डक्टिलिटी कहलाता है। एक और प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होता है, तो ये ऐसा प्रॉपर्टी है मेटल का ऐसा प्रॉपर्टी है कि इसको मेटल कैन बी चेंज इनटू फॉर्म ऑफ शीट, इनटू थिन शीट। हाँ, चेंज इनटू शीट। फॉर एग्जांपल टीन का जो शीट होता है ना, टीन का जो शेड होता है,
ये मैलिएबिलिटी का जो है कि एग्जाम्पल होता है। थर्ड एग्जाम्पल जो है कि मेटल के बारे में, कि मेटल जो है स्पेसिफिक साउंड, सोनोरस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, सोनोरस इसको बोलते हैं, प्रोड्यूस स्पेसिफिक साउंड। हाँ, जो एल्युमिनियम है उसका साउंड अलग होगा, आयरन है उसका साउंड अलग होगा, गोल्ड का साउंड अलग होगा। तो स्पेशल जो है स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसको सोनोरस कहते हैं। और मेटल में शाइनिंग भी होता है जिसको लस्टर कहते हैं, इसमें लस्टर होता है। लस्टर जो है कि ये शाइनिंग होता है, जैसे गोल्ड का शाइनिंग है, एल्युमिनियम का शाइनिंग है, सिल्वर का शाइनिंग है। तो ये शाइनिंग जो होता है ना मेटल में जो है कि शाइनिंग भी शो करते हैं, शाइनिंग शो करते हैं। तो लस्टर कहते हैं कि इसमें खास शाइनिंग होता है, मेटल का प्रॉपर्टी है। इसके अलावा मेटल कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर किसका होते हैं, तो हीट का भी कंडक्शन करते हैं और करंट का भी कंडक्शन करते हैं। करंट भी इससे फ्लो हो सकता है, हीट भी फ्लो हो सकता है, कंडक्टर होते हैं। और फिर जो है कि मेटल के बारे में ये सॉलिड होता है, जनरली मेटल किस रूप में होता है, सॉलिड होता है। और सॉलिड के साथ साथ में मेटल जो होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई डेंसिटी, इसका डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा डेंस होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मेटल जनरली सॉलिड होते हैं। इसके अलावा मेटल के प्रॉपर्टी में मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोले तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज बोले तो ये केटायन बनाते हैं, बहुत आसानी से क्या बनाते हैं, ये केटायन फॉर्म करते हैं। तो मेटल का जो है कि प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसके जो कंपाउंड होते हैं बेसिक कंपाउंड होते हैं, फॉर्म बेसिक कंपाउंड, फॉर्म बेसिक नेचर होता है, एसिडिक नहीं होता है, बेसिक कंपाउंड होता है, बेसिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इनका कंपाउंड बेसिक होता है। और इसके सफिक्स में क्या होता है, सफिक्स इसमें ईएम होता है। सफिक्स क्या होता है, मेटल के नाम में ईएम होता है। सफिक्स जनरली किससे इंड होता है, ये ईएम से इंड होता है। तो ये सब प्रॉपर्टी मेटल का है, लेकिन ये सारा प्रॉपर्टी नॉन मेटल नहीं शो करते। नॉन मेटल में डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, सोनोरस, लस्टर, कंडक्टर, ये सब नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर, कुछ एक्सेप्शन। यहाँ तक क्लियर है? सर ये फिजिकल प्रॉपर्टी है ना? हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। और सर 7 नंबर हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑब्लिक डेंसिटी लिखा हुआ है ना? हाँ, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और हाई डेंसिटी भी होता है। डेंसिटी भी ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। यस सर। हाँ, चलिए नेक्स्ट हम लोग ये कह रहे थे कि ये सारे मेटल का प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। नहीं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं कि एक्सेप्शन, फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन की अगर बात करें केमिस्ट्री में और प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में कुछ एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन हमारा क्या है कि मेटल तो जनरली सॉलिड होता है ना, मेटल सॉलिड होता है, लेकिन कुछ मेटल है जो लिक्विड भी होते हैं। नहीं, एक्सेप्शन की बात करें, मरकरी। हाँ मरकरी, सही बात है। एक्सेप्शन की बात करें कि Hg जो है ये मेटल है, लेकिन ये क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड नहीं है, तो ये एक्सेप्शन हो गया। या कुछ मेटल जो रूम टेम्परेचर पर, जैसे गैलियम भी है ना, गैलियम, तो ये भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। हाँ, रूम टेम्परेचर पर जो है कि किस स्टेट में रहता है, मेटल, आगे का पेज दिखाइए, मेटल है लेकिन क्या बोले, आगे का पेज दिखाइए। पिछला पेज, अच्छा पिछला पेज है कि, Yes. हाँ ठीक है, देखिए सर, हाँ बोलिए। सर मरकरी का लैटिन नाम क्या होता है? मरकरी का नेटिव नाम तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, हाइड्रा गायरम। ठीक है, तो गैलियम जो ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में स्टेट में होता है, लो टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होता है, तो ये एक्सेप्शन में आ जाता है। देखिए आयोडीन, आयोडीन जो है नॉन मेटल है, नहीं ये क्या होता है, नॉन मेटल, लेकिन फिर भी ये इसमें जो है कि लस्टर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें लस्टर होता है।
ऐसे ही ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी नॉन मेटल है, कार्बन को कहते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, ये कार्बन को कहते हैं, कार्बन, ग्रेफाइट इज ए कार्बन। और ये भी क्या हमारा नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी ये कंडक्टर होता है, फिर भी क्या होता है, ये कंडक्टर होता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है। या फिर जो है कि कहते हैं बेस्ट कंडक्टर मेटल में कौन सा, तो ये कुछ एक्सेप्शन है। सॉलिड जो है कि वैसे ही है कि सोडियम जो है कि सोडियम जो है ना, ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसको नाइफ से भी, चाकू से भी काट सकते हैं, ये सॉफ्ट होता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन थे जो है कि जो जिसको याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बेस्ट कंडक्टर मेटल में सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, नहीं, बेस्ट कंडक्टर कौन सा है। बेस्ट कंडक्टर जो होता है मेटल कंडक्टर जो होता है, तो दिस इज सिल्वर, सिल्वर नहीं, सिल्वर है, सिल्वर ये जी सबसे बेस्ट कंडक्टर है। उसी तरह हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ये है टंगस्टन, जिसको W से डिनोट करते हैं, वोल्फ्राम टंगस्टन है, इसका हाईएस्ट टंगस्टन है, इसका हाईएस्ट जो है कि मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये कुछ जानकारी जो है आपको इसको ध्यान रखना है। तो ये था हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अच्छा, नॉन मेटल ये सारे प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं, नहीं, नॉन मेटल के जो नॉन मेटल जो है ना, नॉन मेटल ये सारे प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं। नॉन मेटल जनरली इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर नहीं होते हैं, इंसुलेटर। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाइए ना। ले ली। चलिए ओके सर। हम ये कह रहे थे कि नॉन मेटल की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो नॉन मेटल जनरली जो है इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर बोले तो वो करंट उससे फ्लो नहीं होता है, इंसुलेटर होते हैं, गैस होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन इंसुलेटर होते हैं। तो नॉन मेटल जो जनरली होते हैं ये इंसुलेटर होते हैं, नॉन मेटल के प्रॉपर्टी में ये इंसुलेटर होते हैं। इनका कंपाउंड जो है ना, जनरली इसका कंपाउंड एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का कंपाउंड होता है, एसिडिक कंपाउंड होता है, एसिडिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल CO2 ये भी एसिडिक है, जो है कि आपका एसिडिक कंपाउंड है। और नॉन मेटल में जो है, नॉन मेटल इंसुलेटर होगा, एसिडिक कंपाउंड होते हैं, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो करते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, एनायन बनाते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, यानी कि दे फॉर्म एनायन, एनायन फॉर्म करते हैं। और नॉन मेटल जो है ओनली P ब्लॉक में है, इसमें है ओनली P ब्लॉक में जो है कि प्रेजेंट है। और नॉन मेटल हम बता ही रहे थे कौन कौन सा नॉन मेटल है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, और फिर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये नॉन मेटल है। ऑक्सीजन में सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब नॉन मेटल है, ठीक है ना। सेलेनियम भी नॉन मेटल है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, हाँ हाइड्रोजन भी नॉन मेटल। नॉन मेटल का नंबर इतना ही है, नॉन मेटल इतना ही। हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन सर? नॉन मेटल और नोबल गैस का डिफरेंस क्या होता है? देखिए, जो नोबल गैस है ना, नोबल गैस है ना, नोबल गैस नॉन मेटल ही है, नोबल गैस। देखिए नोबल गैस ये ऑल आर नॉन मेटल, एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल का एक एग्जाम्पल है जो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, सबके सब गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। नोबल का मतलब ये हुआ कि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, नोबल होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव या इनर्ट होते हैं। लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं, इनर्ट होते हैं या लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा नोबल। और सारे के सारे गैस फॉर्म में है, और ये सारे के सारे नॉन मेटल ही हैं। और इसमें ये जो लिखे हैं ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये ही नोबल गैस के एग्जाम्पल होते हैं, नोबल गैस के एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो है कि पेज में हम लोग एलिमेंट मेटल, नॉन मेटल की बात किया, और मेटलॉइड का भी एग्जाम्पल बताए थे। मेटलॉइड का कि मेटलॉइड में जो है कौन सा एग्जाम्पल है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टेलुरियम है, पोलिनियम है, ठीक है ना, एंटीमनी है आपका, एंटीमनी, एस्टेटीन है, ये सब मेटलॉइड के एग्जाम्पल है, जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है, मेटल नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है।
ओके, वी मूव टू नेक्स्ट पेज। कुछ पूछना है, डाउट एनीथिंग पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी मूव टू नेक्स्ट पेज। और अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे कंपाउंड के बारे में। लास्ट 5 मिनट हम लोग का है कंपाउंड। हाँ बोलिए। सर आयोडीन के नीचे क्या लिखा था? आयोडीन जो है ना ये नॉन मेटल है, लेकिन इसमें लश्चर होता है। आयोडीन तो नॉन मेटल होता है, एक्सेप्शन में आयोडीन ये नॉन मेटल है, इसमें लश्चर होता है, शाइनिंग होता है। ग्रेफाइट भी नॉन मेटल है, कार्बन जो जिसको कहते हैं, लेकिन ये कंडक्टर होता है, इसमें लश्चर होता है। नॉन मेटल है लेकिन लश्चर होता है इसमें। नहीं सर, आपने नॉन मेटल का जो लिस्ट बनाया है ना, उसमें उस पे आयोडीन के नीचे नहीं क्या है। लिखा अच्छा, आयोडीन तो है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। अच्छा, ये मेटलवाइड में आ जाएगा, ठीक है। आयोडीन तक नॉन मेटल, ये एस्टेटीन मेटलवाइड। क्लियर है? ओके सर। और कह रहे थे कि कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करना था। कंपाउंड, तो कंपाउंड में ये बताएं कि एक बताए थे कि इसका क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिनिमम कार्बन हाइड्रोजन तो होता ही, फॉर एग्जांपल मीथेन है। इसके अलावा भी इसमें ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल है, मिथेनॉल है, CH3OH, तो इसमें एडिशनल ऑक्सीजन भी है। एमाइन है, मीथेन अमाइन, CH3NH2, इसमें एडिशनल नाइट्रोजन भी है। मिथाइल क्लोराइड है, CH3Cl, इसमें एडिशनल क्लोरीन भी है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। बाकी इनऑर्गेनिक में अदर कंपाउंड, अदर एलिमेंट के जो भी कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन और नॉन मेटल को छोड़कर, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जितना भी कंपाउंड है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग डिस्कस करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिस्कस करते हैं। और क्या बताएं कि कंपाउंड होमो एटॉमिक होगा। होमो एटॉमिक यानी कि सेम एटम, हेट्रो एटॉमिक यानी कि डिफरेंट एटम, हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक जो है कि फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ओजोन है, ओजोन, फास्फोरस है, सल्फर है, ये होमो एटॉमिक। हेट्रो एटॉमिक में क्या हो जाएगा, जैसे कि H2O है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, P2O5 है, ये सब हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो का मतलब डिफरेंट एटम, हेट्रो मतलब डिफरेंट इसमें एटम होगा। होमो का मतलब सेम एटम, ये दो वर्ड से बना है, होमो सेम, और एटम का बना होता है होमो एटॉमिक। तो ये हेट्रो, होमो और हेट्रो एटॉमिक। और इसमें टोटल एटम इसमें कितना है, इसमें 2 एटम है, इसमें टोटल एटम 2 है, इसमें जो है कि 3 एटम है, इसमें 4 एटम है, इसमें 8 एटम है। इसके आधार पर नाम देते हैं, ये डाई एटॉमिक है। नाइट्रोजन क्या होता है, डाई एटॉमिक, ये भी क्या है, डाई एटॉमिक। ओजोन क्या होता है, इसका नाम होता है ओजोन, O3, ये क्या होता है, ट्राई एटॉमिक होता है, ट्राई एटॉमिक। फास्फोरस जो है 4 एटम होता है, नेचर में किस रूप में पाया जाता है, टेट्रा एटॉमिक। ये किस फॉर्म में होता है, टेट्रा एटॉमिक। सल्फर कितना होता है, ऑक्टा, 8 होता है ना, ऑक्टा एटॉमिक होता है। वैसे वाटर कहता है ये 3 एटम है इसमें, तो ये भी ट्राई एटॉमिक है क्योंकि 3 एटम है, ये भी ट्राई एटॉमिक है। कार्बन मोनोऑक्साइड डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक, ये भी ट्राई एटॉमिक है। और ये जो है कितना है, तो 7 है ना, हेप्टा एटॉमिक है, 5 to 7 हेप्टा एटॉमिक, हेप्टा 7 हेप्टा एटॉमिक। तो इस तरह नंबर ऑफ एटम के आधार पर होमो, हेट्रो। हाँ बोलिए सर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के नीचे वाला का नाम क्या है? नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन गैस ही कहेंगे इसको, नाइट्रोजन गैस कहेंगे। ये हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाला जो है ट्राइएटॉमिक में। नाइट्रोजन N2 जो है ना, ये 2 डाई एटॉमिक है। सर ये नहीं, हेट्राएटॉमिक में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का नीचे वाला का नाम क्या है? हाँ, इसका P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, 5 ऑक्सीजन है ना, इसको कहते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, P2O5, 2 P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो ये था कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। टाइम भी लगभग हम लोग का हो गया है, नहीं 11, 15, 16। तो आज का क्लास हम लोग यहीं बाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्सचर के बारे में, और ये भी देखेंगे कि मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, मिक्सचर
मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, और मिक्सचर किसको कहेंगे, होमोजीनस हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या है, और मिक्सचर का प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, सब्लिमेशन क्या है, फिल्टरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये सब कैसे कंपाउंड को प्यूरिफाई करते हैं मिक्सचर में, ये सारा डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड जो है, मिक्सचर जो है, मैटर जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कोई डाउट है तो वहाँ बोलिए। सर कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सर P2 क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। हाँ, P2O5 नहीं समझ में आ रहा है। सर क्या लिखे है साइड में दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से। अच्छा, ये 7 एटम है ना टोटल, हेप्टा एटॉमिक। P2O5 जो होता है ना हेप्टा एटॉमिक, 7 एटम है, P2 है और O5 है, टोटल 7 एटम है हेप्टा एटॉमिक। और ये नंबर जो एटम होता है ना, इसी को एटोमिसिटी कहते हैं, इसी को कहते हैं एटोमिसिटी। क्या टर्म देते हैं, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इन ए कंपाउंड, नंबर ऑफ एटम इन ए कंपाउंड। और ऑर्गेनिक में बताए थे, कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड ऑर्गेनिक होता है, इसके अलावा ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी हो सकता है, फास्फोरस सल्फर भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बता रहे थे जितना अदर एलिमेंट है, नहीं मेटल नॉन मेटल जितना है, सब कंपाउंड हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, जितना मेटल है, जितना नॉन मेटल है, मेटल नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल है, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर, ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़कर, और इसका जो कंपाउंड है इसको हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, ये एस अल्कली मेटल, एस ब्लॉक एलिमेंट, DF ब्लॉक एलिमेंट, ये चैप्टर का नाम है। P ब्लॉक एलिमेंट नहीं, P ब्लॉक हाइड्रोजन, ये सब चैप्टर इनऑर्गेनिक का इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एनी डाउट? ठीक है, तो आज क्लास यहीं बाइंड करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिक्सचर पढ़ेंगे। ओके सर। चलिए, ओके, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम।